तो आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में भी चौथे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है। मतदान करने पहुंचे दिव्यांग की मदद के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने भी उनका हाथ थामा। दिव्यांग महिला को व्हील चेयर पर ले जाकर उनसे वोट डलवाया। आपको बता दें कि पोलिंग बूथ पर पहुंची कमिश्नरेट की टीम ने एक मिसाल पेश की है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस प्रकार से पुलिस के अधिकारियों ने, पुलिस के जवानों ने इस दिव्यांग महिला की उसके मताधिकार का प्रयोग करने में उसकी मदद की। पहले मतदान फिर जलपान, तो आज मेरे घर में अब जाके जलपान भी मिलेगा। तो इस प्रण को हम लोगों ने पूरा भी किया है और मैं आपके माध्यम से और सभी को यही अपील करूंगा, सभी सम्मानित मतदाताओं को, कि इस बार रिकॉर्ड मतदान करना है। ये हम सभी लोगों का अधिकार भी और कर्तव्य भी है कि हम जरूर आएँ और मतदान करें और लखनऊ को इस बार पूरे देश में वोटिंग % का रिकॉर्ड भी बनाएं। एक प्रशासनिक जिम्मेदारी भी आपकी है। राष्ट्रीय स्तरीय व्यवस्था है कंट्रोल रूम के भी। हमारा सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट परिसर में चल रहा है, जहाँ पे हर एक 9 विधानसभा की मॉनिटरिंग की जा रही है। 4062 बूथ हैं और सभी 4062 बूथों पे सकुशल निर्वाचन प्रारंभ भी हो चुका है, पोलिंग प्रारंभ हो चुका है। मतदाता उत्साहित भी हैं। हम लोग का जो मत वृक्ष है, पहले पुरुष और पहले महिला मतदाताओं ने हर बूथ पर जाकर के अपना मत वृक्ष भी लगाया हुआ है और यही मैं अपील करूंगा कि 100% सुरक्षा व्यवस्था है लोगों। तो इसी खबर में ज्यादा जानकारी आइए आपको सीधे लिए चलते राजधानी लखनऊ, जहां पर A1 संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अनिकेत, 9 जिले 59 सीट, लखनऊ, रायबरेली, लखीमपुर खीरी और सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो इन्हीं तीनों सीटों पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अटल का लखनऊ किसके नाम होगा और साथ ही साथ कांग्रेस का गढ़ रायबरेली में कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगी या नहीं, और लखीमपुर खीरी कांड जिसने काफी, हम कह सकते हैं कि प्रदेश भाजपा को, प्रदेश सरकार को विपक्ष के निशाने पे लिया और क्या बखूबी लिया, वहां पर भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी या नहीं। और एक रोचक घटनाक्रम कल घटित हुआ है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा के बेटे मयंक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ राय आपकी है, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, क्या कुछ माहौल वहां पर देखा जा रहा है? जी देखिए उमंग, अगर बात की जाए इस लोकतंत्र के महापर्व के चौथे चरण की, तो लगातार राजधानी में जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग सुबह से ही कर रहे हैं। लोग जलपान बाद में कर रहे हैं, लेकिन अपने मत का प्रयोग पहले कर रहे हैं। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने मत का प्रयोग कर लिया है और राजधानी वासी जो है वो भी लगातार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह से ही जो राजधानी में 4000 से ज्यादा के जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर लगातार जो मतदाता हैं वो आ रहे हैं और अपना वोट का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो अभी जो शुरुआती जो दौर है, सुबह से देखने को मिल रहा है कि लोगों में एक उत्साह है, लोगों में एक होड़ देखने को मिल रही है कि अपने मत का प्रयोग करने के लिए। कुछ इसी क्रम में कुछ नए वोटर्स भी हैं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं जो पहली बार जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो यकीनन तौर पर रोजगार, बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर युवा भी बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व पर अहम सहभागिता, अहम भूमिका निभाता नजर आ रहा है। उमंग जी बिल्कुल अनिकेत, और बात की जाए अगर हालांकि 9 जिलों में वोटिंग है, लेकिन 3 प्रमुख जिलों की हम अगर बात करें, राजधानी लखनऊ की, रायबरेली की और लखीमपुर खीरी की, क्या लगता है आपको ये तीनों ही जिले कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं तमाम राजनीतिक दलों के लिए? लखनऊ की बात करें और लखीमपुर खीरी की बात करें तो भाजपा के लिए कितने जरूरी ये 2 जिले हो जाते हैं? और सबसे बड़ी बात, रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, यहां से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में अदिति सिंह ताल ठोक रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ये देखिए उमंग, यकीनन तौर पर ये राजनीति है और ये राजनीति के समीकरण है कि लगातार कहीं ना कहीं जो प्रभाव है और जो दौर है वो बदलता नजर आता है। हालांकि अदिति सिंह की अगर बात की जाए तो यकीनन तौर पर अदिति सिंह को पर चांस जरूर भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और उन्हें रायबरेली से उतारा जरूर है, लेकिन अब वो कितना निर्णायक हो पाएगा, कितना असर दिखा पाएंगी रायबरेली में कांग्रेस के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी को कितना प्रबल और कितना मजबूत कर पाएंगी, जमीन कितनी सशक्त और मजबूत कर पाएंगी, ये खैर आगामी 10 मार्च के बाद में जो निर्णायक फैसले आएंगे उसके बाद तय होगा। जैसा कि उमंग आपने बताया कि लखीमपुर, यकीनन तौर पर लखीमपुर का जो मुद्दा है वो बेहद अहम है और लंबे समय से गर्माता भी चला आ रहा था। यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं जो डंट है वो जरूर देखने को मिलेगा। अब ये देखना है कि जो लखीमपुर में जो वोट प्रतिशत है, जो मतदाता है लखीमपुर के, वो अपना जो वोट करेंगे वो प्रतिशत कितना सामने निकल कर आता है, तो वो कहीं ना कहीं रुझान तय करेगा कि जो लखीमपुर का जो हिंसा जो हुई थी उसके बाद में कितना भारतीय जनता पार्टी को उसमें दंड मिलेगा या फिर विपक्ष को कितना उसमें फायदा होता है। ये खैर जो फैसले आएंगे उसके बाद तय होगा। लेकिन हालांकि
अटल की जो भूमि राजधानी लखनऊ कही जाती है उमंग, यकीनन तौर पर जो 9 सीटें हैं उन पर 8 सीटों में अभी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। एक ऐसी सीट है मोहनलालगंज की जिस पर भारतीय जनता पार्टी का भी कब्जा नहीं। हालांकि अगर मध्य सीट की अगर बात की जाए तो मध्य सीट पर पहले ब्रजेश पाठक को लड़ाया गया था और ब्रजेश पाठक की सीट बदल दी गई है, उन्हें कैंट भेजा गया है। उसका कारण ये है कि जो कैंट जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ ब्राह्मण वर्ग ज्यादा है और वहीं मध्य में मॉडर्न मुस्लिम वर्ग ज्यादा है। तो जो सीटों में तब्दीली की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो प्रत्याशियों का जो चयन किया गया है उनका जो तब्दीली की गई है, तो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं एक जो पसोपेश की जो राजनीति है वो जरूर देखने को मिल रही है। और ये प्रयास है कि जितने भी जो 9 विधानसभा सीटें राजधानी लखनऊ में उन्हें अपने खेमे में रख, क्योंकि एक बड़ी चुनौती जरूर है, क्योंकि अब 8 सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पास में है। अब ऐसे में अगर एक भी सीट अगर दर से उधर जाती है तो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा प्रभाव, बड़ा दंड देखने को मिलेगा। तो ये पूरा प्रयास है कि जो प्रत्याशी जिन दाव लगाया गया है लखनऊ में, उन सभी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो इस विधानसभा चुनाव में। यकीनन तौर पर लगातार ये प्रयास राजनीतिक दलों से भी किया जा रहा है, फिर वो चाहे समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए, या कांग्रेस हो, या बसपा हो, या बीजेपी हो, तो कोई भी राजनीतिक दल ये कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा था। और चुनाव मतदान के पहले भी लगातार जो शीर्ष स्तर के जो नेता थे वो रैलियां करते नजर आए राजधानी लखनऊ में, क्योंकि अटल की जो भूमि है उसे अपने खेमे में रखने के लिए लगातार ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल अनिकेत, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जिसकी चर्चा कल शाम से ही हो रही है, चौथे चरण के मतदान से ठीक पहले रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। हालांकि अखिलेश ने तस्वीर तो ट्वीट कर दी है, लेकिन इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया है। क्या कुछ मायने इस बात के निकाले जा सकते हैं, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी पहले भी चुनाव शुरू होने से पहले भी अपने बेटे को लेकर एक बयान मीडिया में जारी कर चुकी हैं? देखिए उमंग, ये सियासत है और ये सियासत में कोई भी जो राजनेता, जो बड़े राजनेता से मुलाकात करते हैं उसे शिष्टाचारी मुलाकात बताते हैं। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी की अगर बात की जाए, उनके बेटे ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है, तो शिष्टाचार जरूर बताया है। लेकिन इसके पहले भी सामने बात मीडिया में निकलकर सामने भी आई थी कि रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा था। हालांकि टिकट ना मिलने पर उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की। तो ये एक बात जरूर कह सकते हैं कि शिष्टाचार मुलाकात, लेकिन अंदर खेमे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही होगी, क्योंकि चुनावी दौर में मतदान के समय जाकर मुलाकात करना, उनसे मिलना, और ऐसे समय मुलाकात करना जब सरगर्मी ये बात चल रही हो कि वोट कटने के बाद नाराजगी जब देखने को मिल रही हो, तब जाकर मुलाकात करना, तो इसके कई मायने भी देखे जा सकते हैं। हालांकि अभी अगर बात की जाए तो वो अभी बात सामने निकल कर यही आ रही है कि शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन ये मुलाकात शिष्टाचार है कि आगे चलकर कोई राजनीति में ये परिवर्तित होगी, कुछ नए समीकरण बदलेंगे, ये खैर आने वाले समय में तय होगा। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो उमंग, ये सियासत है और सियासत में सब चीजें मान्य होती हैं और सब चीजें जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं रुख साफ हो रहा है कि जो नाराजगी है वो अब देखने को मिल रही है, और नाराजगी होने के बाद जो रुख है वो किस तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल अनिकेत, एक आखिरी सवाल यहाँ पर यह भी बनता है, जिस प्रकार से अब जैसे जैसे चुनावी चरण आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मुकाबला और कड़ा होता जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही मानना है कि अब बाकी के बचे जो 3 चरणों में जिस भी पार्टी को ज्यादा मैंडेट मिलेगा वही पार्टी कहीं ना कहीं इस चुनावी सवर में झंडे गाड़ेगी। तो आगे को लेकर क्या कुछ रणनीति तमाम पार्टियों की तरफ से देखी जा सकती है, और दल बदल का दौर जैसे जैसे चुनावी रण आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे चुनावी चरण आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्या लगता है आपको कि और दल बदलने का ये जो चीज हम यहां पर देख रहे हैं वो क्या आगे भी अभी जारी रहेगी अंतिम चरण तक भी? देखिए उमंग, अगर बात की जाए दल बदलने की जो राजनीति है तो वो कहीं ना कहीं अब थमती जरूर नजर आ रही है, क्योंकि जो लोकतंत्र का जो महापर्व का जो पर्व है वो चौथे चरण पर अपने पहुंच चुका है, और आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है 9 जिलों की 59 सीटों पर। तो अब इसके बाद में 3 चरण बचेंगे, और उन 3 चरण के बाद में ये तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सत्ता आ रही है, कौन सत्ता पर काबिज होगा, प्रदेश की जनता का जनाधिकार किसको मिला है और सत्ता की चाबी किसको मिली है, कौन इस सीट पर काबिज होने वाला है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने जो पुराने जो उनको दोहराएगी या फिर किसी अन्य राजनीतिक दल को मौका मिलेगा। हालांकि जनता के ऊपर पूरा सिरमौर रखा गया, और जनता किसको पसंद करेगी 10 मार्च के बाद जो निर्णायक फैसले आएंगे वो किसके पक्ष में होंगे, ये हालांकि अभी तय पाना बहुत जल्दी होगी। लेकिन यकीनन तौर पर आज के चरण के बाद में जब शाम को जब मतदान का जो प्रतिशत आएगा वो ये बता देगा कि जो जनता का जो रुझान है वो किस तरफ जा रहा है। हालांकि 3 चरणों के बाद में ये तय हो पाएगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार कौन बनाएगा,
लेकिन यकीनन तौर पर 4 चरणों के बाद में जो रुझान है वो आना जरूर शुरू हो जाएंगे उमंग। जी बिल्कुल अनिकेत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 जिलों की 59 सीटों पर लगातार सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। और अगर बात की जाए 9 बजे तक के मतदान प्रतिशत की, तो आपको बता दें कि बांदा में 10%, पीलीभीत में 10.62%, फतेहपुर में 9.13%, उन्नाव में 8.02%, हरदोई में करीब 7.5%, रायबरेली में 8%, फतेहपुर में 9.13% और लखनऊ में 8.19% तक वोट 9 बजे तक हो चुका है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, ये 3 सीट ऐसी है जहां पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और विशेष तौर पर अगर बात करें लखीमपुर खीरी की, तो कहीं ना कहीं भाजपा को लखीमपुर खीरी कांड का हम कह सकते हैं कि नुकसान उठाना पड़ सकता है। और रायबरेली की अगर बात करें तो पिछले चुनावों में 2 सीटें कांग्रेस ने रायबरेली से जीती थी और वही 2 उम्मीदवार भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो अब कांग्रेस का गढ़ रायबरेली में कितना सुरक्षित रह पाएगा, ये तो 10 मार्च को ही पता पड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए एवं संवाददाता दीपक पांडे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी दीपक, 9 जिले 59 सीट और सबसे जरूरी जो जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, 3 सीटें यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हैं, लखनऊ, रायबरेली, लखीमपुर। दिग्गजों की प्रतिष्ठाएं यहां पर दांव पर लगी है। और विशेष तौर पर अगर कांग्रेस की बात करें तो जिन 2 सीटों पर कांग्रेस ने पिछले चुनावों में जीत हासिल करी थी, वो दोनों ही उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। किस प्रकार देखते हैं इसे? जी उमंग, बता दें इस समय जो राजधानी लखनऊ की बात करें या तमाम जिले जहां पर वोटिंग चल रही है, वोटरों में एक हलचल सी देखी जा रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत की गई। और बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली सदर से अदिति सिंह, जो अखिलेश सिंह की पुत्री है, इन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस से लड़ा था और जीत कर आई थी। इस बार इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी से प्रत्याशी भी घोषित है। वहीं बात करें हरचंदपुर की, तो हरचंदपुर विधानसभा से राकेश सिंह आते हैं जो कांग्रेस में हुआ करते थे, इन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन किया, तो बीजेपी ने इनको प्रत्याशी बनाया। अब देखने वाली बात यह होगी कि 10 मार्च को आखिर जनता इनको चुनती है कि या कांग्रेस के प्रत्याशियों को चुनती है। और इसी के साथ बताते चले कि अदिति सिंह एक बड़ा नाम है, क्योंकि इससे पहले भी अखिलेश प्रताप सिंह जो इनके पिताजी हैं, वो 6 बार से लगातार रायबरेली सदर से विधायक हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं अदिति सिंह को उनके चेहरे पर भी वोट मिलेगा और उनके नाम पर भी वोट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी रायबरेली में इस बार बढ़त बना सकती है। जी बिल्कुल दीपक, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखी जा रही है कि जिस प्रकार से चुनावी चरण आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे स्थितियां और भी ज्यादा विकट होती जा रही हैं। हालांकि दल बदल की जो राजनीति है वो तो हम पहले ही चरण से देख रहे हैं और कल एक रोचक घटनाक्रम यहां पर घटित हुआ है। आगे किस प्रकार से देखते हैं कि जैसे जैसे ये चरण आगे बढ़ेंगे, कितनी और ज्यादा विकट स्थिति तमाम राजनीतिक दलों को देखनी पड़ सकती है? जी आपको बता दें, जब उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव हो, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना हो, तो यहाँ पे चुनाव संपन्न नहीं हो सकता। क्योंकि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लगातार एक दूसरे पर हमलावर होता है। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, लगातार एक दूसरे पर हमलावर हो। वहीं चाहे प्रियंका गांधी की बात करें या बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की बात करें, तो वो भी लगातार अपने वक्तव्य से प्रखर होती दिखाई देती है और मुखर वाणी से अपने शब्दों का प्रयोग करती है। और जिस तरह से आपको बताते चले कि 2017 में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की, तो इसी को लेकर 2022 में सत्ता पर काबिज होने के लिए तैयारी बना चुकी है। लेकिन वही बात करें, जिस तरह से विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर रहा, चाहे वो बेरोजगारी हो या भ्रष्टाचार हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, आरोप और प्रत्यारोप चलते रहेंगे। जी बिल्कुल दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि 4 मंत्री समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस चरण में दांव पर लगी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान लगातार जारी है। 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान आज लोग अपने मत का प्रयोग यहां पर कर रहे हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो 3 चरणों में 172 सीटों पर मतदान हो चुका है। चौथे चरण में आज 9 जिलों पर 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और कई उतार चढ़ाव यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 4 मंत्री समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी है। अटल का लखनऊ किसकी झोली में जाएगा,
ये भी देखने वाली बात होगी। तमाम राजनीतिक दलों ने राजधानी लखनऊ के लिए अपनी अपनी कमर कसी है, अपने अपने मजबूत उम्मीदवार इस सीट से उतारे हैं। तो वहीं रायबरेली में कांग्रेस को अपना गढ़ बचाने की जद्दोजहद में देखा जा सकता है। और लखीमपुर खीरी कांड की छाया क्या बीजेपी पर भारी पड़ेगी या नहीं, ये तो 10 मार्च को पता पड़ेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चौथे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में अपने मत का प्रयोग किया और सुबह 9 बजे तक अगर मत प्रतिशत की बात करें तो एक एवरेज अगर हम देखें तो 9.10% मतदान हो चुका है। सबसे ज्यादा 10.62% वोट पीलीभीत में पड़े। उन्नाव के 12 और सीतापुर के 3 पोलिंग बूथ पर ईवीएम की खराबी की भी सूचना यहां पर देखी गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग लगातार सुबह 7 बजे से ही जारी है। तो वहीं राजधानी लखनऊ से हमारे साथ एवं संवाददाता निहाल पांडे सीधे जुड़ चुके हैं। जी निहाल, आपसे जानना चाहेंगे राजधानी लखनऊ, यहां पर चुनावी समर में कई दिग्गज मैदान में है और कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस सीट से जुड़ी हुई है। और एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी है, पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम की हम बात करें तो अटल का लखनऊ किसकी झोली में जाएगा, ये एक बड़ा रोचक सवाल है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बता दूं, लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों में आज मतगणना हो रही है और यहाँ पर आपको बता दें कि इस वक्त मैं मध्य सीट पर खड़ा हूँ। यहाँ पर ये आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। पोलिंग बूथ पर यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और यहाँ पर लोग वोट डालने के बाद यहाँ पर सेल्फी खिंचा रहे हैं। आइए यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रही है। इनके विकास को लेकर के हम वोट कर रहे हैं और मोदी जी ने और योगी जी ने मिल करके हमारे देश का बहुत विकास किया है। और आप इस मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बेसिकली मैं हिंदू हूँ और योगी जी ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया है। एक तो उन्होंने जो संगम की बार कराया, मैंने कभी नहीं नहाया था, लेकिन इस बार उन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया कि मेरा मन खुश हो गया। दूसरी बात, ये राम जन्मभूमि का मुद्दा इतने साल से लटका था, ये जजमेंट आने के बाद इतना भव्य मंदिर बन रहा है कि सारे हिंदुओं के लिए एक आत्मा मर चुकी थी हिंदुओं की। अब हिंदुओं को इतना जागरण किया गया है जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ इन दोनों की कार्यशैली से। देखिए, इन लोगों को कुछ नहीं लेना देना है, ना इनका परिवार है ना कुछ है। देश के लिए योगी जी और मोदी जी दोनों समर्पित हैं। ना इनके पास पैसा है, ना इनके पास ब्लैक मनी है, ना कोई करप्शन है और इन्होंने माफिया को इरेडिकेट कर दिया। एक से एक गुंडे माफिया जो है सब के सब जेल में हैं। तो बुलडोजर चल रहा है, जो अवैध संपत्ति है वो सब इन्होंने जो है जब्त करी है, काला धन को अनर्थ किया है। तो इन सब चीजों से मैं प्रभावित हूँ, इसलिए मैंने इनको वोट किया। जी आपको बता दें कि इस समय जनता सोच समझकर वोट कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से क्राइम अपराध, जैसे कि इन्होंने बताया कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश के लिए जो नहीं बन पाया। और साथ ही आपको बता दें, थोड़ी ही देर पहले पंकज सिंह यहाँ पर वोट डाल कर गए और थोड़ी देर में राजनाथ सिंह भी यहाँ पर आने वाले हैं, अपना वोट डालेंगे। जी बिल्कुल निहाल, बिल्कुल। और जिस प्रकार से तमाम बातें जो यहाँ पर देखी जा रही है, कहीं ना कहीं विकास को लेकर भी जनता के मन में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो विकास को लेकर जो वोट डाल रहे हैं। और कई लोग जात पात और तमाम धर्म को लेकर भी यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। फिर भी एक बार 9 बजे तक की अगर हम मत प्रतिशत की बात करें तो कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज 9.10% मत यहाँ पर पड़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा पीलीभीत में मतदान हुआ है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास मत प्रतिशत को लेकर? जी आपको बता दूं, यहाँ लखनऊ में 7% के आसपास मतदान हो चुका है और लोग यहाँ से सुबह से 7 बजे से लोग यहाँ पर मतदान करने आ रहे हैं और साथ ही सेल्फी ले रहे हैं और लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोग इस बार वोटरों की संख्या भी बढ़ी है तो लोगों में एक खुशी का माहौल है और वोट कर रहे हैं। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं और वोट करके यहाँ पर सेल्फी पॉइंट पे फोटो भी खिंचा रहे हैं। एक बड़ी बात सामने निकल के आती है कि 10 मार्च को कौन पहनेगा इस बार ताज। जी बिल्कुल निहाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 जिलों में 59 सीटों पर चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है।